रेगिस्तान में 10 बहू का कैक्टस का घर और घास के कपड़े। तीसरी बार ये कैक्टस का कांटा मेरे हाथ में आकर लगा। इस बार तो खून भी निकल रहा है। अब कैक्टस है तो कांटे लगेंगे ही। रुको, मैं इस पर कपड़ा बांध देता हूँ। जितना हमने ये सब आसान सोचा था उतना आसान नहीं है। इस रेत से जो ठीक से बर्तन नहीं बना पा रहे हैं, बार बार टूट रहे हैं। लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही होगी। जल्द से जल्द इस कैक्टस के अंदर हमें अपने रहने के लिए घर बनाना होगा, वरना हम कब तक इस तरह रेगिस्तान में यूं भटके रहेंगे। ऐसा भी क्या कारण रहा था इन सभी बहू की जिंदगी में जो उन्हें रेत से घिरे रेगिस्तान में बड़े से कैक्टस पेड़ के अंदर अपने रहने के लिए घर का इंतजाम करना पड़ रहा था। तो इस कहानी के माध्यम से आज हम इन सभी बहुओं की कहानी जानते हैं। ये क्या, घर में तो राशन का एक दाना भी नहीं है, अब हम लोग खाएंगे क्या? सुनिए जी, आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं तो थोड़ा सा राशन ले आइए। अगर पैसे होते तो हम कब का राशन ले आते। जब तक कहीं नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तो ऐसे ही गुजारा चलाना होगा। ऐसे तो हम सभी भूखे ही मर जाएंगे। परेशान मत हो, हम सभी भाई ऐसी नौबत नहीं आने देंगे। 1-2 दिन में ही हम सभी काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। अब जब तक हम लोग वहां से लौटेंगे तब तक के लिए हम सरपंच से कुछ पैसे ब्याज पर ले आते हैं। कुछ दिनों तक का गुजारा तो तुम लोग चला लेना। दोनों बड़े भाई आकाश रोहित अपने गांव के सरपंच के पास ब्याज पर पैसे लेने के लिए जाते हैं, जहां सरपंच पहले से ही एक गांव वाले को ब्याज पर पैसे दे रहा होता है। तुमने मुझसे 1000 रुपए लिए हैं और इसके ब्याज पूरा 500 रुपए हुआ। यहाँ पर अंगूठा लगा दो। और हाँ, मैं ब्याज के आधे पैसे पहले ही काट लेता हूँ, तो 1000 रुपए में से मैंने 250 रुपए काट लिए हैं। ठीक है मालिक। सरपंच मनोहर के इस धोखे को देख आकाश और रोहित दोनों हैरान रह जाते हैं। ये क्या सरपंच जी, आप तो मासूम गांव वालों के साथ इस तरह चालाकी करके अपनी तिजोरी भर रहे हैं। ये तो गलत है। सरपंच जी, ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। हम आपके खिलाफ आपकी शिकायत करेंगे। अरे इस गांव का सरपंच हूं और तुम लोग मेरे ही खिलाफ शिकायत करोगे? अब देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। रोहित आकाश सरपंच से ज्यादा बहस नहीं करते और वो अगले दिन ही अपने सभी भाइयों के साथ बाहर काम के सिलसिले में चले जाते हैं। लेकिन सरपंच को इस बात का डर बैठ चुका था कि कहीं उसकी ये चालाकी पूरे गांव में न फैल जाए, इसलिए वो अब अपने सरपंच के बलबूते पर उन सभी बहुओं से जबरदस्ती उनका घर खाली करवाता है। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप हमसे ही हमारा घर खाली करवा रहे हैं। आखिरकार हमने आपका क्या बिगाड़ा है? अभी तक तो तुम लोगों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन जल्द से जल्द तुमने अगर अपना यह घर खाली नहीं किया तो मैं तुम लोगों का बहुत कुछ बिगाड़ दूंगा, समझे? सरपंच और उसके गुंडों को देख सभी बहुएं काफी डर जाती हैं और अपना थोड़ा बहुत जरूरी सामान उठाकर गांव खाली कर देती हैं। सभी बहुएं चलते चलते रेगिस्तान की तरफ पहुंच जाती हैं, जहां चारों तरफ बस रेत ही रेत उड़ रही थी। इस रेगिस्तान में हम लोग कहाँ भटकेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। चारों तरफ बस रेत है, कहीं हम इस रेत में ही मिलकर ढेर ना हो जाएं। ऐसा नहीं होगा पूनम, हमें कहीं ना कहीं तो रहने का इंतजाम करना होगा। चलो आगे चलकर देखते हैं, क्या पता हमारी कुछ आगे चलकर मदद हो जाए। काफी देर तक रेगिस्तान में पैदल चलने के बाद उन सभी बहुओं को रेगिस्तान में एक जगह दिखती है जो पूरी बड़े बड़े कैक्टस के पेड़ से घिरी हुई थी। वो कैक्टस के पेड़ इतने ज्यादा बड़े थे जैसे मानो शहर में बनी कोई 20-25 माले की बड़ी बिल्डिंग हो। ये क्या, इतने बड़े बड़े कैक्टस के पेड़ भी होते हैं क्या? मैंने तो सुना था कि कैक्टस के पेड़ छोटे होते हैं। ऐसा नहीं है, कैक्टस के पेड़ बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, जैसे ये कैक्टस के पेड़ बड़े होने के साथ साथ काफी ज्यादा मात्रा में फैले हुए भी हैं, जैसे कोई बड़ा पेड़ लगा हो। ये कैक्टस का पेड़ ना होकर कोई मामूली पेड़ होता तो इसके अंदर हम रहने के लिए अपना घर बना सकते थे। लेकिन एक मिनट, मामूली पेड़ ही क्यों, हम कैक्टस के अंदर रहने के लिए भी तो घर बना सकते हैं। हमें बस छोटा सा कमरा और एक रसोई तो चाहिए। अलका, ये तुम क्या कह रही हो? मामूली पेड़ तक की बात ठीक थी, लेकिन भला कैक्टस के अंदर हम लोग घर कैसे बनाएंगे? हमने घर छोड़ने के समय अपना सारा जरूरी सामान ले लिया था। हम चाकू की मदद से कैक्टस को काटेंगे और इसके अंदर जाने के लिए दरवाजा बनाएंगे। साथ ही साथ हमारे रहने के लिए 2 छोटे छोटे कमरे और रसोई घर। माना इसमें काफी समय लग सकता है, लेकिन अब सर छुपाने के लिए हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। पहले तो सभी बहुएं अलका की बात को काफी देर तक सोचती हैं, लेकिन जब उन्होंने भी कोई तरकीब नहीं सूझती तो वो सब अलका की बातों में हाँ मिलाती हैं। और अब सभी बहुएं चाकू की मदद से कैक्टस काटने लगती हैं। वहीं कुछ बहुएं रेत से बर्तन बनाती हैं। बस आज के लिए इतना काफी है, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब हम अपना ये कैक्टस घर कल ही बनाएंगे।
यहाँ के कुछ कैक्टस के पेड़ से मुझे ये थोड़े बहुत फल ही मिल पाए थे। अभी इन्हें खा लेते हैं और कल अपना दोबारा कैक्टस घर का काम शुरू करेंगे। सभी बहू मिलकर कैक्टस के फल खा लेती हैं और जैसे तैसे करके उस रेगिस्तान में रात गुजारती हैं। अगले दिन होते ही फिर से सभी बहुएं अपना कैक्टस घर बनाने की तैयारी में लग जाती हैं और तकरीबन 2 दिन की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार उनका कैक्टस के घर अंदर बन ही जाता है। आखिरकार हमारा कैक्टस घर बनकर तैयार हो ही गया। ये कैक्टस बाहर से कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन अंदर से कितना सुंदर है। अब हम आराम से यहाँ कुछ दिन रह सकते हैं। दिन में तो रेगिस्तान में ठीक ठाक गर्मी होती थी और सभी बहुएं अपने कैक्टस के घर के अंदर गुजारा चला लिया करती थी, लेकिन जैसे ही रात होती तो रेगिस्तान में भी अब ठंड होने लगती है और सभी बहुएं ठंड से कांप रही होती हैं। दिन में तो लगता ही नहीं है कि रेगिस्तान में भी इतनी ठंड हो सकती है। बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है कि रेगिस्तान में नहीं बल्कि बर्फीले पहाड़ी इलाके में रह रही हूँ। हमारे पास तो रोज के पहनने के ढंग के कपड़े नहीं हैं। अब हम इस ठंड में ठंड के कपड़े कहाँ से लेकर आएंगे। सभी बहुएं रेगिस्तान में अपनी कैक्टस के घर के अंदर बड़ी मुश्किल से उन दर्दनाक रातों को गुजार पाती हैं और ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। अलका और शालू हर रोज की तरह अपने मिट्टी के बर्तन बेचकर घर आ रही होती है कि तभी उन्हें बीच रास्ते में ढेर सारी हरी हरी घास दिखाई देती है। अरे रेगिस्तान के अंदर घास, ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ, वो भी इतनी सारी। जब रेगिस्तान में इतने बड़े बड़े कैक्टस के पेड़ हो सकते हैं तो घास होना कौन सी बड़ी बात है। अच्छा सुनो, हमारे पास 2-4 कपड़े रखे हुए हैं। अगर हम उन कपड़ों के अंदर इन घासों को भर दे और उन्हें पहने तो इससे हमें दिन में ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी और रात में ना ही ठंडी। अलका अपने इस आइडिया के बारे में सभी बहुओं को बताती है, जिसके बाद अब वो सभी अपने अपने कपड़ों में ढेर सारी घास भरकर उन्हें सिल देती हैं, जिससे अब वो सभी रात में आराम से ठंड में भी गुजारा कर पाती हैं। और ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। सभी बहुएं हर रोज की तरह अपने कामों को कर रही होती हैं कि तभी उन्हें अपने कैक्टस घर के बाहर से गुजरती हुई एक ऊंटनी दिखाई देती है। ये तो ऊंटनी और काफी बड़ी भी है। इसका मतलब ये आराम से दूध दे सकती है। अगर ये दूध दे तो हम इसके दूध को शहर ले जाकर बेच सकते हैं। वैसे भी यहाँ के लोग तो ऊंटनी के दूध का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम इसके दूध से ही घी, मक्खन, लस्सी और दही जैसी चीज भी बनाकर बेच सकते हैं। पूनम और कोमल मिलकर दोनों ऊंटनी के दूध से घी, मक्खन, चीज, लस्सी वगैरह बनाकर बेचती हैं और अब वो उससे काफी पैसे भी कमाती हैं। घर के बाहर बैठी होती हैं कि तभी वो देखती हैं कि ऊंट पर कुछ लोग उनके कैक्टस घर की तरफ आ रहे हैं और वो लोग कोई और नहीं, उनके ही पति हैं। अपने पतियों को देख उन सभी बहू का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आप लोग आ गए। पता है हम हर रोज आपको कितना याद करते थे, लेकिन आपको हमारे यहाँ पता कैसे चला? हम गांव गए थे, वहां के लोगों से हमें पता चला कि सरपंच तुम्हें गांव से निकाल दिया और तुम रेगिस्तान की तरफ आई थी, इसलिए हमने सोचा कि पहले रेगिस्तान में ही चलते हैं। और देखो तुम हमें यहाँ मिल गई। अब तुम लोगों को यहाँ इस तरह रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम सब हमारे साथ शहर में रहोगी। साथ ही इस सरपंच की असलियत भी हमने सभी गांव वालों को बता दी और अब उसे सरपंच के पद से भी हटा दिया गया है। सभी बहू के पति उन सभी को अपने साथ अब शहर ले आते हैं, जिसके बाद अब वो लोग शहर में एक छोटा सा घर बनाते हैं और बिना किसी परेशानी के हंसी खुशी रहने लगते हैं और उन सब की माली हालत भी पहले से काफी ज्यादा ठीक होती है। माँ देखो कितना आलीशान महल है, ये तो हमारा सपना जैसा पूरा हो गया हो। सही बोल रहे हो बेटा, इस महल में हम लोगों की कितनी तमन्ना थी आने के लिए। आखिरकार वो दिन आ ही गया। मुझे इस बात पर हैरानी है कि इतने लोगों में से हम लोगों को इस महल में दावत के लिए बुलाया गया है और खुशी इस बात की है कि इस महल में आने का सपना पूरा हो गया। वो सभी जब महल के अंदर आ जाते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़े हॉल के अंदर एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल पर बहुत स्वादिष्ट पकवान खाने के लिए दिखते हैं। देखो जरा वहाँ पर कितनी बड़ी डाइनिंग टेबल है। इस डाइनिंग टेबल पर पूरा गांव बैठकर खाना खा सकता है और देखो इतना खाना तो शायद कभी किसी बारात में भी नहीं बना होगा। माँ आज तो बिल्कुल राजा महाराजाओं वाली फीलिंग आ रही है। कितनी अच्छी बात है ना कि राजा की शादी की खुशी में दावत पर हम लोगों को यहाँ बुलाया गया है, लेकिन ये राजा और उनकी रानी कहीं दिखाई नहीं दे रही। शाही पनीर, बिरयानी, पनीर टुकड़ा, हरा भरा कबाब, कितना कुछ है। अरे राजा रानी जब आएंगे पहले कुछ खा लेते हैं।
गरीब मायके वाले महल में बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी वहां राजा दिग्विजय अपनी रानी इंदु के साथ सबके सामने आता है। दावत में आए बाकी अमीर मेहमान उन्हें गिफ्ट और शादी का मुबारकबाद देते हैं, लेकिन ये क्या, रजत, कावेरी और दुर्गेश के होश उड़ जाते हैं। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या इस महल की रानी इंदु है? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। माँ देखो, ये सच है, इंदु ही इतने बड़े महल की रानी है। वो इस महल के राजा की रानी है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहां राजा महाराजाओं की दावत और कहां ये मामूली से लोग। इस दावत में शामिल ये कौन है और इस दावत में ये लोग क्यों आए, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। एक दिन रजत साइकिल से महल के सामने से जा रहा होता है। कितना बड़ा महल है, काश कि मैं भी अमीर होता तो ऐसे महल का राजा होता। जिंदगी में फिर कभी किसी की चीज की जरूरत हो तो उसे हासिल कर लेता। रजत ऐसा सोचते हुए वहां से वापस अपने घर आ जाता है। वो अपना बैग एक तरफ फेंक देता है और अपनी बहन इंदु से कहता है, इंदु जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो। अभी लगाती हूँ भैया। इंदु फौरन अपने भाई रजत के लिए खाना लगा देती है। ये क्या बनाया है तुमने? क्या तुमसे खाना भी नहीं बनाया जाता? आज इसने फिर से खाना खराब कर दिया। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन खाना ठीक से नहीं बना सकती, मनहूस कहीं की। इंदु जाकर मेरी चप्पल ला कर दे, मुझे बाहर जाना है। जी पिताजी, अभी ला कर देती हूँ। इंदु एक मासूम सी लड़की थी। उनके माता पिता और भाई उसे घर में परिवार की तरह नहीं बल्कि एक नौकरानी की तरह ट्रीट करते थे, क्योंकि वो एक लड़की थी। अगर इस मनहूस की जगह मुझे एक बेटा हो जाता तो कम से कम उसकी शादी करवाने के साथ खूब सारा दहेज तो मिल जाता। ऊपर से मुझे इसकी शादी में दान दहेज देना पड़ेगा। ये तो मेरे सर पर बोझ बनती जा रही है। तो फिर माँ जब ये पैदा हुई थी इसको कूड़े कचरे में ही छोड़ाते, इसकी जगह तो वहीं सही रहती ना। अपने परिवार वालों की ये सारी बातें सुनकर इंदु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बचपन से उसके साथ फर्क हुआ क्योंकि वो एक लड़की थी तो उसे स्कूल जाने नहीं दिया। बेटे के लिए 100 फरमाइशें होती थी लेकिन बेटी को सिर्फ घर के काम सिखाए गए। माँ मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ। अच्छा, सिलाई सीखने जाएगी तो घर के काम तेरे भूत आकर करेंगे। चुपचाप बाजार से सब्जी लिया, तेरे बाहर निकलने के लिए इतना ही काफी है। इस तरह बेचारी इंदु को बाहर के नाम पर सिर्फ सब्जियां लेने जाना पड़ता था। एक दिन वो सब्जी लेकर घर आ रही थी। अचानक उसकी टक्कर दिग्विजय नाम के लड़के से हो गई। आई एम रियली सॉरी, दरअसल मुझे दिखा नहीं। अब इंदु इतनी सुंदर थी कि दिग्विजय ने जैसे ही उसे देखा वो देखते ही रह गया। इंदु बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चली गई। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। आंखें, चेहरा, लंबे बाल, कितनी प्यारी लग रही थी। दिग्विजय उस दिन के बाद से रोजाना सब्जी के बाजार आने लगा और वहां इंदु का इंतजार करने लगा। कहां गई वो लड़की, आज आई नहीं। तभी दिग्विजय को इंदु दिख जाती है। वो जब भी उससे बात करने जाता इंदु आंखें नीचे करके बिना कुछ कहे वहां से चली जाती। एक दिन वो पीछा करते हुए उसके घर पहुंचा जहां उसने कुछ ऐसा देखा। कितनी बार कहा है कि रोटी मत जलाया कर, आज तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं माँ, मुझे छोड़ दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी माँ। सगी माँ होते हुए भी कावेरी ने इंदु का हाथ गरम तवे पर रख दिया। बेचारी का हाथ चलने लगा, वो चीखने लगी। हे भगवान, इतनी अच्छी लड़की के साथ इतने अत्याचार। अगले दिन दिग्विजय ने इंदु का रास्ता रोका और उसे अपने प्यार का इजहार किया। मेरे घर में किसी को ये सब पता चला तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे घर में कैसा व्यवहार होता है तुम्हारे साथ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वादा करता हूँ कि तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। बस मुझ पर भरोसा करो और मुझसे शादी के लिए हाँ कर दो। इंदु दिग्विजय की आंखों में अपने लिए प्यार देखती है। अगर आपने मेरे माता पिता को मेरी शादी के लिए मना लिया तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। उसी दिन दिग्विजय इंदु के साथ उसके घर आया। उसने उसका हाथ उसके माता पिता से मांगा। जरा देखो, हमारे कंधों से बोझ अपने आप उतर रहा है। इसकी शादी हो जाएगी तो एक फूटी कौड़ी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कहा, हमारे सर से बला टल जाएगी। ये सब दिग्विजय सुन लेता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। ठीक है, मैं शादी कर दूंगी लेकिन एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी और शादी भी मंदिर में करवाऊंगी। मंजूर है? दिग्विजय को सब कुछ मंजूर हो जाता है। वो इंदु से मंदिर में शादी करके उसे अपने घर ले आता है। ये तो घर नहीं है, ये तो एक महल है। आप मुझे कहाँ लेकर आए हो? चलो, आज से ये महल तुम्हारा हुआ। मैं हूं महल का राजा और तुम हो मेरी रानी। जब इंदु महल के अंदर आई तो एक रानी की तरह उसका स्वागत किया गया।
जो सम्मान उसे कभी अपने खुद के घर में नहीं मिला, वो उसे महल जैसे ससुराल में मिला। शादी के बाद ही दिग्विजय ने अपने महल में एक बहुत बड़ी दावत रखी। इंदु, यहां तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? मैं रानी बन चुकी हूँ और 10 नौकर मेरे आगे पीछे घूमते हैं और मुझे क्या ही चाहिए होगा अपनी जिंदगी में। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अच्छा है, कुछ दिन बाद हमारी शादी की दावत रखी है, बहुत बड़े बड़े मेहमान आएंगे। महल में दावत? क्या मैं इस महल में अपने मायके वालों को दावत पर बुला सकती हूँ? अरे हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे मायके वाले हैं, लेकिन तुम तो उन्हें देखना भी नहीं चाहती। शादी के बाद तुमने उनकी तरफ पलटकर भी नहीं देखा, फिर तुम उन्हें बुलाना क्यों चाहती हो? बस मैं अपने मायके वालों को एहसास दिलाना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ कितना गलत किया और भगवान जिनके साथ गलत होता है उनका साथ जरूर देते हैं। इस तरह दिग्विजय ने दावत रखी और इंदु ने उस दावत पर अपने मायके वालों को महल में बुलवाया। महल का नाम सुनते ही इंदु के मायके वाले महल में दावत खाने दौड़ चले, लेकिन उन्हें यह तक नहीं पता था कि महल की बहू उनकी बेटी ही है। माँ, बाबूजी, भैया, आप सभी आ गए। आपका इस दावत में स्वागत है। इसका मतलब दिग्विजय इस महल का राजा है। हमने तो इस राह चलता राहगीर समझा था इसे। आप लोग तो सोच में पड़ गए। आप लोगों ने खाना खाना छोड़ क्यों दिया? खाइए खाइए, कभी सपने में भी ऐसा खाना तो खाया नहीं होगा आपने। ये देखिए, ये शाही पनीर टुकड़ा, शाही कबाब, दम बिरयानी, ये देखिए कितनी सारी वैरायटीज हैं। सब कुछ खाकर जाना है आपको। क्या तुम ठीक हो बहन? बहन? किसको बोल रहे हैं आप भैया? आपने तो मुझे बहन कभी समझा ही नहीं, अपनी नौकरानी के अलावा। आपने खाना छोड़ क्यों दिया? खाइए खाइए, पेट भर कर खाइए। अच्छा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो चलो चलते हैं। अरे अरे पिताजी, इतनी जल्दी में क्यों जा रहे हैं? दावत खाने आए हैं अपनी बेटी के घर। अरे मेरे मायके वाले हैं ये, इनका स्वागत अच्छे से होना चाहिए। किसी चीज की कमी तो नहीं लग रही पिताजी? अरे आप लोगों ने मेरे ऊपर कितने अत्याचार किए, क्या कुछ नहीं सहा मैंने। आज मुझे महल की रानी देखते हुए हैरानी हो रही होगी आपको। इंदु की बात सुनते ही सभी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। दावत पर महल में बुलाया गया, पता नहीं था कि महल की बहू मेरी बेटी ही है। तुम्हें देखकर खुशी हुई। काश ये खुशी हकीकत की होती। आप तो सगी माँ होकर भी माँ जैसी नहीं बन पाई। माफ कर दो मुझे बेटी, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जिन फूल जैसे हाथों में किताब होनी चाहिए थी, वहां मैं तुमसे अपने जूते चप्पल साफ करवाता था बेटी। मुझे भी माफ कर देना। अपने भाई को भी माफ कर देना। मुझसे भी भूल हो गई। मुझे नौकरानी की तरह तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। सभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सभी इंदु से माफी मांगते हैं। अब वो महल की रानी थी और गरीब मायके वाले उसके घर दावत खाने आए थे। वो उन्हें माफ कर देती है और उनको प्यार प्रेम से दावत खिलाती है।